अब देखिए हम लोग जो सिंक्रोनस मशीन में ईएमएफ इंड्यूस करने वाले हैं, ओके, क्योंकि रोटर जो है स्टैंड स्टिल मोड में है, क्योंकि जैसे आपने सप्लाई दिया तो रोटर तो उसमें स्टैंड स्टिल में है। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर में हो स्टेटर वाइंडिंग में हो, दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू फ्लक्स कटिंग एक्शन, जो हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी बात कर चुके हैं इस चीज़ को। नहीं कि रोटर स्टैंड स्टिल मोड में स्टेशनरी मोड में है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा स्टेटर में या रोटर में, ओके, दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द फ्लक्स कटिंग एक्शन। ऑल ऑफ यू एग्री? नहीं? ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो आपका पॉइंट था आपको याद है या नहीं, मैं रिमाइंड करता हूँ। फाइव फाइव को हम लोग क्या माने थे? फ्लक्स पर पोल। ओके, एफ एफ क्या था हमारा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। पी नंबर ऑफ पोल्स। ओके, एन एस, एन एस हो गया आपका सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम। ओके, और जेड जो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गया। तो सेम हमारा था डेरिवेशन जो थ्री फेज इंडक्शन में बात किए थे, टोटल फ्लक्स कट बाई वन कंडक्टर, वो क्या हो जाएगा? पी इंटू फाइव। नहीं, पी इंटू फाइव। अब एन एस रिवॉल्यूशन अकर इन 1 मिनट, यानी कि एन एस रिवॉल्यूशन अकर इन 60 सेकेंड, हम लोग लिख सकते हैं। नहीं, ओके, यानी कि हम लोग वन रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं 60 बाई एन एस सेकेंड में। नहीं, ओके, नो। फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज द टोटल फ्लक्स cut by one conductor, okay, flux per unit time, okay, and total time for each revolution by one conductor। तो टोटल फ्लक्स कितना? P5। टोटल टाइम कितना? 60/NS, यानी कि NS P5/60। हम लोग लिख सकते हैं इसको। NS इक्वल टू क्या होता है? 120S/P, यानी कि P5/60 कैंसिल, और फिर P3 भी कैंसिल, यानी कि 2F5। हम लोग इसको लिख सकते हैं ई ए भी। नहीं, ई ए भी इक्वल टू 2F5। अब साइनोसाइडल वेव, वेरी गुड, साइनोसाइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर जो है वो 1.11 होता है, और फॉर्म फैक्टर होता है क्या है? RMS बाई एवरेज वैल्यू, यानी कि जो RMS वैल्यू होगा एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई करते 1.11 इंटू 2F5, यानी कि 2.22F5। लिख सकते हैं हम, जस्ट राइट इन द चैट। नहीं, ओके, वो लिख सकते हैं ना। ये हमारा निकल गया, तो ये वन कंडक्टर के लिए निकला। तो फॉर जेड कंडक्टर कितना हो जाएगा? 2.22 ZF5, जेड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर स्टेटर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, वो NPHs, नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, तो जितना नंबर ऑफ कंडक्टर्स होगा उसका आधा नंबर ऑफ टर्न्स होगा। नहीं होगा, एक नंबर ऑफ टर्न्स में दो कंडक्टर। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में लिखना चाहें तो जेड इक्वल टू यहाँ पुट कर ले 2.22 इंटू 2 NPHs F5। नहीं, जहाँ पे NPHs जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर वाइंडिंग है। ओके, तो ये हो गया आपका 4.44 N
THS-F5। अभी तक जो है हम लोग जो कंसीडर किए हुए हैं वो वाइंडिंग हम लोग वाइंडिंग फैक्टर नहीं कंसीडर किए। अभी तक हम लोग ये जब सारा कर रहे थे वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग के लिए था। ओके, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि स्टेटर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा ओके तो हम लोग केडी लेना होगा। अगर शॉर्ट पिच कॉइल होगा तो हम लोग को केपी लेना होगा। यानी कि टोटल हम लोग को एक वाइंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, जहाँ पे यही वाइंडिंग फैक्टर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन। ओके, जिसके बारे में आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आई थिंक इट्स ओके। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सिंक्रोनस मशीन। सेम ईएमएफ इक्वेशन है, चाहे ट्रांसफार्मर का हो, चाहे थ्री फेज इंडक्शन मशीन का हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन का हो, है ना। अब हम लोग इसके बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं, दो तीन प्रॉब्लम देखते हैं, फिर बाकी प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, आप बनाइएगा। मैं प्रॉब्लम देखो नहीं, ओके। प्रॉब्लम कहता क्या है, a three phase 50 hertz, ओके, 50 hertz लिखी जाते हैं, f इक्वल टू 50 hertz, ओके। 8 पोल अल्टरनेटर यानी कि p इक्वल टू 8, स्टार कनेक्टेड ओके, विथ 120 स्लॉट, यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो कितना हो गया, 120, ओके। फ्लक्स पर पोल जो है 0.05 वेबर है, 0.05 वेबर है, ओके। साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिटरमाइन द लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दोनों निकल जाता, ओके। लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्टेड है तो फेज वोल्टेज निकल जाए तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, नहीं ये करेंगे ना हम लोग। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया वो तो हमारा फेज आया, नहीं, EPH इक्वल टू 4.44 kWn THS-F5, नहीं ये तो फेज वोल्टेज आया, ओके। या हम इसको लिख सकते थे 2.22 kW ZF5, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जेड के टर्म में है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, है ना। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ओके, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वाइंडिंग हमेशा क्या होगा, फुल पिच होगा, शॉर्ट पिच नहीं दिया हुआ। अगर दिया रहता तो उसके लिए कौन सा एंगल दिया रहता, कॉर्डिंग एंगल, तो कॉर्डिंग एंगल वगैरह भी नहीं दिया हुआ है, तो ये यानी कि ये अंडरस्टूड है कि वाइंडिंग जो है फुल पिच वाइंडिंग है। तो जब फुल पिच वाइंडिंग है तो केपी का वैल्यू कितना, 1, गॉट इट। तो केपी आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो केडी हम लोग को निकालना होगा। और केडी का जो फार्मूला होता है ओके, वो होता है साइन m बीटा बाई 2 बाई m साइन बीटा बाई 2, गॉट इट। दिस वन ये ओके, रत्नेश क्या लिखते हैं 120/3 ओके, एम का वैल्यू लिखे, वेरी गुड, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को बीटा निकालना है पहले, तो बीटा का जो फार्मूला होता है 180 डिग्री ओके इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल होता है फार्मूला इलेक्ट्रिकल में, है ना। तो 180 डिग्री
नंबर ऑफ स्लॉट्स 120 और पर पोल, पोल कितना 8 हो गया पर पोल। ओके 8। तो जो आप इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो इसका एंगल जो आएगा 12 डिग्री इलेक्ट्रिकल बीटा आ गया। एम जो होता है वो है एस पी पी, यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। नहीं समझे? क्या नहीं समझे? ये फार्मूला है तो फार्मूला में क्या नहीं समझे भाई? केडी, केडी का भी तो ये फार्मूला ही है ना अभी। इसमें हम लोग बीटा अलग से निकाल रहे हैं और एम अलग से निकाल रहे हैं। ये फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जहां भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है तो आपको केडी निकालना होगा। साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ, अगर नहीं दिया रहता तो इसका वैल्यू हम लोग 1 ले लेते। ओके, जैसे हम लोग सिर्फ इंडक्शन मोटर में कर रहे थे, बाकी वीडियो देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, आपको और समझ में आएगा। तो इस फार्मूले को कैसे डिराइव करते बस ये समझ में आएगा। फार्मूला तो आपको याद रखना ही है विशेष, एनी हाउ। फार्मूला का डेरिवेशन मैंने बताया हूँ, वीडियो दे दिया हूँ, अब वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल इनटू नंबर ऑफ फेजेस। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको हो गया 120, नंबर ऑफ पोल हो गया 8 और नंबर ऑफ फेज हो गया 3 इक्वल टू 5। नहीं 8 या 24 24 तो चिकित्सा से, तो ये भी निकल गया आपको। ओके, आगे यहाँ पे आप जो है एम बीटा भी निकाल सकते हैं। एम बीटा को ही हम लोग कहते हैं फेज स्प्रेड, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। फेज स्प्रेड यानी कि फेज जो है कितना एंगल में फैला हुआ है। ओके, तो एम 12 इंटू 5, 12 × 60 डिग्री, 60 डिग्री में फैला हुआ है एम बीटा। ओके, ऐसे ही जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल ये कट जाएगा, तो 180 डिग्री बाई नंबर ऑफ फेजेज होता है। याद रखेंगे हमेशा एम बीटा जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बाई नंबर ऑफ फेज, ऑलवेज, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। नंबर ऑफ फेज आपका 3 है तो 180 डिग्री बाई 3, यानी कि आपका जो फेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा हर 60 डिग्री पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया हो जाएगा। गॉट इट? ओके, तो ये आपका सारा निकल गया, एम बीटा भी निकल गया, एम भी निकल गया, तो हम लोग केडी निकाल लेते हैं। केडी इक्वल टू हो गया साइन एम बीटा हो गया 60 डिग्री बाई 2, एम का वैल्यू हो गया 5 साइन बीटा का वैल्यू हो गया 12 बाई 2। जो आप इसको सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आएगा 0.956। ओके, तो ये केडी भी निकल गया आपको, देखो के डब्ल्यू के लिए केपी भी निकल गया, केडी भी निकल गया, है ना। ओके, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालना है, एफ 5 और ई एफ पी एच एस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो है, जो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं? अच्छा, ये नहीं लिखा है। 8 कंडक्टर पर स्लॉट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इक्वल टू बी 8, ये दिया हुआ है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया है ना। तो ये भी दिया हुआ है आपको, तो हम लोग सारा वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे, देखिएगा 2.22 के डब्ल्यू इक्वल टू के पी के डी जेड एफ 5। तो ये पता है, ये पता है, जेड नहीं पता है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट हो गया 8। तो जेड इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट में नंबर ऑफ स्लॉट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को 960। ठीक है, टेल मी, है ना। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये 9, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता है, ये भी पता है, तो फेज वोल्टेज निकल जाएगा। और स्टार कनेक्टेड है, EL इक्वल टू √3 इंटू EPH, ये भी निकल जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक।
इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है 3-4, अब बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर। ओके, क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनेगा तो आप हमसे बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। और पढ़ाऊँ?